वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली कन्नड़ा लैंग्वेज में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है शेरशाह 2016। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही पुष्पगिरी नाम के एक पुलिस स्टेशन को दिखाया जाता है। फिलहाल काफी सारी पब्लिक और मीडिया वाले इस पुलिस स्टेशन के पास आकर धरना वगैरह करते रहते हैं। बहुत सारे पुलिस वाले उन पब्लिक को कंट्रोल करने की कोशिश करते रहते हैं। थोड़ी देर के बाद उसे पुलिस स्टेशन के पास कुछ हायर ऑफिसर्स आकर मीडिया वालों को अपना स्टेटमेंट देते रहते हैं। मीडिया वाले ये बात पूछने लगते हैं कि सर रातों रात इस पुलिस स्टेशन में इतना बड़ा कांड हो गया, क्या ये काम किसी एक का है या तो फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन का। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है कुछ घंटों पहले, जहाँ पर वही पुष्पगिरी पुलिस स्टेशन को दिखाया जाता है। यहाँ के पुलिस वालों को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कल दशहरा के सेलिब्रेशन के टाइम पर सीएम वहाँ पर जाने वाले हैं, तो सारे पुलिस वाले अच्छे से पेट्रोलिंग करते रहिए और उसी तरह से सिक्योरिटी जबरदस्त होनी चाहिए। तो यहाँ के कुछ पुलिस वाले सुबह से ही पेट्रोलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। नायर नाम का एक पुलिस वाला कुछ पुलिस वालों के साथ राउंड्स लगाते रहता है। इसी पेट्रोलिंग के दौरान इस नायर को इसके घर से कॉल आने पर ये थोड़ा शॉक में रह जाता है, मतलब थोड़ा घबराने लगता है। फटाफट से अपने हायर ऑफिसर को फोन करके कहने लगता है कि सर सडनली मेरी बेटी की तबीयत खराब हो गई, मुझे घर जाना होगा, अब मैं फिलहाल ड्यूटी नहीं कर सकता। इसका हायर ऑफिसर भी कहने लगता है ठीक है तुम घर चले जाओ, तुम्हारे बदले किसी और को ड्यूटी पर रखूंगा। और उसी जीप के पीछे से ही एक और पुलिस वाला बाइक के जरिए से आ रहा होता है, तो वो नायर उस बाइक को लेकर वापस लौट चले जाता है। उसके बाद बाकी पुलिस वाले सिक्योरिटी पर चले जाते हैं। अब इस पुलिस स्टेशन में जिन जिन लोगों की नाइट ड्यूटी होती है वो लोग एक के बाद एक आने लगते हैं। इसी पुलिस स्टेशन में एएसआई एंटोनी को दिखाया जाता है। तभी दूसरा पुलिस वाला एक बंदे को पकड़कर इस एंटोनी के पास लाकर इसका केस बताने लगता है कि सर ये बंदा गाड़ियों की पंचर कर रहा है। यह सुनने के बाद एंटोनी उस पुलिस वाले को हल्के से डांटने लगता है, अरे क्या फालतू के केसेस लाने लगे तुम। इसे देखकर ऐसा लगता है कि इस बंदे ने किसी गाड़ी को पंचर किया, कोई अच्छा पावरफुल केस लाओ यार। लेकिन फिर भी वो पुलिस वाले उस बूढ़े बंदे को लॉकअप में बंद कर देते हैं। दूसरी तरफ कुछ आवारा बंदे एक दूसरे में फाइटिंग का कंपटीशन करते रहते हैं, मतलब दो बंदे एक दूसरे में झगड़ा करते रहते हैं, बाकी लोग इन दोनों के ऊपर बेट लगाया होता है। तो इसी दरमियान में कुछ लोग वहाँ के एक बंदे को किडनैप करके ले जाते हैं। उन किडनैपर्स में से एक लेडी भी होती है। उस बंदे को अपनी गाड़ी के अंदर लाकर उसका गला काट के मार देते हैं। अब उसी रास्ते से कुछ पुलिस वाले अपनी जीप के जरिए से गुजरने लगते हैं, लेकिन उस फाइटिंग वाली गैंग को देखकर इनको कुछ भी नहीं कहते। एक पुलिस वाला कहने लगता है कि ये सारे लोग थर्ड क्लास के लोग हैं, इनको अरेस्ट करके कुछ फायदा नहीं। एक्चुअली इस पुलिस जीप में पुलिस वाले एक और बंदे को अरेस्ट करके लेकर आए होते हैं। वो बंदा पुलिस वालों से यही बात कहने लगता है कि सर आप मुझे अरेस्ट करके क्यों लेकर आए हो, मैंने क्या गलती की, सर पहले मेरी बात तो सुनिए। एंटोनी कहने लगता है कि हमसे कोई भूल नहीं हुई है, अभी पता चलेगा कि तुमने क्या गलती की। इस तरह से उस बंदे को लॉकअप में लाकर बहुत मारने पीटने लगते हैं। वो बंदा पुलिस वालों से कहने लगता है कि सर रिसेंटली मेरे स्पाइनल कॉर्ड का ऑपरेशन हुआ, प्लीज सर मुझे मत मारिए, बात क्या है मुझे बताइए। तभी डीवाईएसपी इस एंटोनी को वॉकी टॉकी के जरिए से कांटेक्ट करने लगता है कि एंटोनी सौम्या का केस क्या हुआ, कल सीएम साहब आने वाले हैं और सारी पब्लिक उसी केस के बारे में प्रोटेस्ट करने वाले हैं, सिक्योरिटी के लिए तुमको भी वहाँ पर आना होगा। बात अब सीएम तक पहुँच चुकी है। एंटोनी कहने लगता है कि सर मैं उसी केस पर काम कर रहा हूँ, जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। इस तरह से बताकर ये वापस अपने घर चला जाता है। थोड़ी देर के बाद दास नाम का एसआई इस पुलिस स्टेशन पर आता है और ये दास बहुत ही अजीब का कैरेक्टर होता है। एक पुलिस वाला दास के पास आकर मिठाइयाँ देने लगता है क्योंकि ये बाप बना, लेकिन दास कहने लगता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है जो तुम मिठाइयाँ बांट रहे हो, जाओ अपना काम देखो। अब लॉकअप में जिस बंदे को अरेस्ट किए होते हैं ना, उस बंदे को उल्टा करके मारते पीटते रहते हैं। एक्चुअली पुलिस वाले उस सौम्या के केस में इस बंदे को फंसाने का प्लान करते हैं। रिसेंटली सौम्या नाम की लड़की के साथ अत्याचार होकर उसकी मौत हो गई, लोग उसी के बारे में प्रोटेस्ट करते रहते हैं। इसी मारपीट के दौरान जब वो बंदा दास के पैर पकड़ता है तो दास को गुस्सा आकर इसको और मारने पीटने लगता है कि तुम्हारी कितनी हिम्मत मुझे ही छूने लगे। एक्चुअली ये दास दूसरे लोगों को अछूत मानता है। इसी पुलिस स्टेशन में राजू नाम का एक कांस्टेबल भी होता है, सीनियर कांस्टेबल, जो बहुत ही ईमानदारी के साथ अपना काम करते रहता है। लेकिन इस पुलिस स्टेशन के बाकी पुलिस वाले इतना ईमानदार नहीं होते। यही सोचकर ये राजू अफसोस करते रहता है। राजू को इन पुलिस वालों को देखकर ऐसा गुस्सा आता है कि लाठी लेकर इन सारे लोगों को मारे पीटे, लेकिन ये राजू चाहकर भी ऐसा कुछ नहीं कर सकता। कांस्टेबल है, अपने हायर ऑफिसर्स के हाथों मजबूर होता है। खैर थोड़ी देर के बाद इस पुलिस स्टेशन के लैंडलाइन को एक बंदा कॉल करने लगता है। उस फोन को रिसीव करने पर उस तरफ एंटोनी की आवाज सुनाई देती रहती है, जैसा लगता हो कि किसी ने एंटोनी को किडनैप किया, उसे मार पीट रहा है। एक पुलिस वाला पूछने लगता है कि कौन हो तुम। वो स्ट्रेंजर कहने लगता है कि मैं
हिस्ट्री लेक्चरर हूँ। मेरे सिलेबस में कुछ सवाल है, उन सवालों का जवाब ढूंढ रहा हूँ। दास उस बंदे को बहुत गालियाँ देने लगता है कि तुमको पता है ना कि तुमने कहाँ पर कॉल किया, किसको किडनैप किया, ऐसे फालतू की हरकतें मत करो। वो स्ट्रेंजर कहने लगता है कि सर ये फालतू की हरकतें नहीं है, मैं आपके साथ एक गेम खेलना चाहता हूँ। वैसे तो ये गेम शुरू हुए काफी टाइम हो गया, लेकिन अब ऑफिशियली स्टार्ट हुआ है। चलो मैं आपको हिस्ट्री के सवाल पूछता हूँ, आप जवाब दो कि एक राज्य में एक राजा, एक मंत्री और कुछ सिपाही रहते हैं। एक दिन एक सिपाही के अंदर लालच भरने लगा। वो बहुत ही कम टाइम में बहुत बड़ा अमीर बनना चाहता था। तो इसी दरमियान में उस सिपाही को एक सिटीजन मिला। सोच लिया किसके जरिए से एक बहुत बड़ा आदमी बनेगा। तो बताओ इसमें किसकी गलती है, राजा की या तो फिर उस सिपाही की जो उसको अपने राज्य में रखा। इस मामले में मैं बहुत ही कंफ्यूज हूँ। तो 1 घंटे के अंदर मुझे आपका जवाब दीजिए। वो बंदा अपना फोन काटने के बाद पुलिस वाले उस नंबर को ट्रैक करने की कोशिश करने लगते हैं। उसी तरह से एंटोनी के फोन को भी जितना भी ट्राई करे उस बंदे का लोकेशन पता ही नहीं चलता। हर एक 5 सेकंड में लोकेशन चेंज होते रहता है। उसी पुलिस स्टेशन में गीता नाम की एक और पुलिस वाली भी होती है। वो दूसरे पुलिस वालों को फोन करके एंटोनी के घर पर जाकर चेकिंग करने के लिए कहती है। तो वो बंदा एंटोनी के घर के अंदर जाकर वीडियो कॉल भी करने लगता है। तो पुलिस वाले ये देखते हैं कि एंटोनी के घर के सारे सामान बिखरे पड़े हैं। उसी तरह एंटोनी के घर में इसकी फैमिली भी मौजूद नहीं होती। उसके बाद एक पुलिस वाला दास के पास आकर कहने लगता है कि सर एंटोनी सर का लास्ट लोकेशन एक फॉरेस्ट के पास दिखा रहा है। एक्चुअली ये एरिया कर्नाटका और केरला के बॉर्डर पर होता है। दास कुछ पुलिस वालों को उस फॉरेस्ट एरिया के पास जाकर तलाश करने के लिए कहता है। इसी दरमियान में हमको एंटोनी के कुछ कारनामे के बारे में दिखाया जाता है कि एक्चुअली उस एंटोनी ने अपने सर्विस में काफी सारे छोटे केसेस बनवाया था। इनोसेंट पीपुल्स को उन केसेस में फंसाया और जो पैसे वाले बंदे होते हैं उन बंदों से काफी सारे पैसे भी हासिल किया। खैर जो पुलिस वाले उस फॉरेस्ट एरिया पर गए होते ना, वो लोग दास को कॉल करके कहने लगते हैं कि सर इस रास्ते पर एक पुराना ढाबा है। दास कहने लगता है कि फटाफट से उस ढाबे के अंदर चेक करो। तो जब पुलिस वाले उस ढाबे के अंदर जाते हैं तो एक छोटी सी गैंग वहाँ पर दारू पी रही होती है। दास कहने लगता है ठीक है, तुम लोग उन लोगों के ऊपर नजर रखो, मैं और कुछ लोगों को तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। इस तरह से 3 और पुलिस वालों को उस फॉरेस्ट एरिया के पास भेजता है, मतलब वही ढाबे के पास भेजता है उस सारी गैंग को अरेस्ट करवाने के लिए। बाद में वो गीता दास से कहने लगती है कि सर कुछ महीनों पहले एक केस में उस गैंग के बीच और एंटोनी के बीच एक छोटा सा झगड़ा हुआ था। थोड़ी देर के बाद वो जो पुलिस वाले गए होते ना, वो लोग दास को इन्फॉर्म करने लगते हैं कि सर हमको एक रास्ते पर एंटोनी सर की वाइफ और उनका बेटा मिला, वो दोनों सेफ है और इसी तरह हम उस गैंग को गिरफ्तार करके लेकर आ रहे हैं। इस तरह से उस गैंग को पुलिस स्टेशन पर लाते हैं। उनमें से एक बंदा पॉलिटिशियन भी होता है। पूछने लगता है कि तुमने मुझे 1 घंटा समय दिया ना, बताओ एंटोनी कहाँ पर है। वो बंदा कहने लगता है अरे मुझे क्या पता कि वो एंटोनी साला कहाँ पर है, मैं खुद उसको 3 दिन से ढूंढ रहा हूँ। उसी वक्त वही अनजान बंदा पुलिस स्टेशन को दोबारा कॉल करने लगता है। कहने लगता है कि अरे दास तुम तो गेम से भटक रहे हो, तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है और तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। किसकी गलती है, राजा की, सिपाही की या तो फिर सैनिक की? इसी बातों में शायद वो अनजान बंदा एंटोनी को गोली मार के मार देता है, मतलब ऐसी आवाज आती है। थोड़ी देर के बाद एंटोनी का फोन एक्टिवेट होने पर उसके लोकेशन को फाइंड आउट करते हुए उस जगह पर जाने लगते हैं पुलिस वाले। वो लोकेशन कोई फॉरेस्ट एरिया दिखा रहा होता है। थोड़ी दूरी पर इन लोगों को एक थैला नजर आता है, उसी के अंदर एंटोनी का फोन होता है और उसी तरह से शॉकिंगली एंटोनी का सर भी होता है। उसके बाद क्या था, दास फॉरेंसिक वालों को बुलाकर सर को लैब पर भिजवा देता है। एंटोनी की वाइफ भी वहाँ पर आकर उसका सर देखकर बहुत फूट फूट के रोने लगती है। दास वापस अपने पुलिस स्टेशन पर आकर यही खबर अपने हेयर ऑफिसर को सुनाने लगता है। इसका हेयर ऑफिसर कहने लगता है कि अचानक से ये कब हो गया, ठीक है तुम फटाफट से इस केस की इन्वेस्टिगेशन करो, पता करो इसके पीछे कौन है और ये बात मीडिया वालों तक नहीं जानी चाहिए। अगर मीडिया वालों तक चली गई तो सीएम तक भी जा सकती है। उसके बाद एक कांस्टेबल दास को एक इंसिडेंट के बारे में बताने लगता है कि सर 2 साल पहले एंटोनी सर और मनी नाम के एक बंदे के बीच अच्छी खासी दोस्ती हुई। उस मनी के काफी सारे रबर बागीचे थे। जब जब वो मनी स्टेशन पर आकर एंटोनी सर से मिला भी करता था। कुछ दिनों के बाद उन दोनों ने एक चिटफंड कंपनी को स्टार्ट किया। उस कंपनी की वजह से इन दोनों को अच्छा खासा मुनाफा भी आने लगा, लेकिन उन दोनों की बॉन्डिंग ज्यादा दिन टिक नहीं पाई।
एक दिन वो मनी पुलिस स्टेशन पर आकर बहुत झगड़ा करने लगा। उस मनी की वजह से एंटोनी सर बहुत डिस्टर्ब हो गए। एक रॉबरी के केस में उस मनी को फंसा दिया। तो यह सुनने के बाद दास उस मनी के बारे में पता करने के लिए किसी दूसरे पुलिस वाले को कॉल करने लगता है। उस पुलिस वाले से दास को ये बात पता चलती है कि कुछ दिनों तक वो मनी जेल में रहा, उसके बाद वो छूट गया। बाद में वो डिप्रेशन में आकर पागल हो गया। किसी पागल खाने में उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। बाद में पुलिस वाले एंटोनी की बीवी के पास आकर पूछने लगते हैं कि एंटोनी की ड्यूटी खत्म होने के बाद क्या वो घर पर आया था। एंटोनी की वाइफ कहने लगती है कि उन्होंने मुझे कॉल करके बताया था कि 8 बजे वो घर वापस आएंगे। जब घर की घंटी बजी तो दरवाजे ओपन करने पर एंटोनी नहीं था, कोई मास्क वाला बंदा था। मुझे घर के अंदर धक्का देकर दूसरे कमरे में मेरे हाथ पैर बांध दिया और लॉकर तोड़कर काफी सारे पैसे भी ले गया। मैंने उसको रोकने की बहुत कोशिश की। इसी हाथापाई के दौरान उस बंदे का मास्क हट गया। मास्क हटते ही वो बंदा डरकर भागने लगा। मैं भी उसके पीछे पीछे भागने लगी। दास पूछने लगता है कि वो बंदा दिखने में कैसा था। एंटोनी की वाइफ कहने लगती है कि सर शायद वो मुस्लिम था और उसी तरह उसकी बातों में मलयालम और कन्नड़ा मिक्स थे। यह सुनने के बाद दास अपने फाइल रूम पर आकर कुछ फोटोज एंटोनी की वाइफ को दिखाने लगता है, लेकिन कोई भी बंदा इनमें से नहीं होता। इसी दरमियान में एक और कांस्टेबल अपने फोन में किसी बंदे की फोटो दिखाने पर एंटोनी की वाइफ पहचान लेती है। हाँ सर, यही बंदा है। दास अपने कांस्टेबल्स को रेडी करने लगता है उस बंदे को पकड़ने के लिए। दूसरी तरफ उसी मुस्लिम बंदे को दिखाया जाता है। उसका नाम होता है सलीम, जो पुलिस स्टेशन की थोड़ी दूरी पर एक छोटी सी दुकान होती है इसकी। सलीम जान लेता है कि पुलिस वाले इसके पास आ रहे हैं। अपनी दुकान बंद करके कुछ डॉक्यूमेंट्स को जलाने लगता है। जब पुलिस वाले दुकान के पास आ जाते हैं तो ये सलीम अपने आप पर पेट्रोल डालकर जला लेता है। पुलिस वाले इस सलीम को बचा नहीं पाते। जो पेपर्स जलाए होते हैं उसके भी सबूत नहीं होते। ये सब कुछ होने के बाद दोबारा वही स्ट्रेंजर पुलिस स्टेशन को कॉल करने लगता है। दास पूछने लगता है क्या और कितने लोग हो तुम, दम है तो सामने आओ। वो बंदा कहने लगता है अरे सर, आप दोबारा गुस्सा होने लगे, कहानी अभी यहाँ पर खत्म नहीं हुई। उसी राज्य के एक और सिपाही की कहानी सुनाता हूँ आपको। तो दूसरे सिपाही के अंदर भी थोड़ा लालच आने लगा। जल्द से जल्द कमांडर बनने के लिए उसने उसी सिटीजन का इस्तेमाल किया। तो बताइए अब इसमें किसकी गलती है? क्या उस राजा की, मंत्री की, या दूसरे सोल्जर की, या तो फिर उस सिटीजन्स की जो सेम प्रॉब्लम में था? मैं दोबारा आपको 1 और घंटे का टाइम देता हूँ। इस 1 घंटे के अंदर मेरे सवालों का जवाब दीजिए। उसी वक्त एक कांस्टेबल दास के पास आकर गीता का मोबाइल दिखाने लगता है कि सर गीता का मोबाइल टॉयलेट के पास पड़ा था, लेकिन वो गीता नजर नहीं आ रही सर। उसके बाद क्या था, सारे पुलिस वाले उस गीता को ढूंढने में लग जाते हैं, लेकिन कहीं पर भी वो गीता नजर ही नहीं आती। उसके बाद ये पुलिस वाले सलीम के रिलेटेड कुछ फाइल्स को ढूंढने लगते हैं। पता चलता है कि उस सलीम के बेटे का नाम था अशरफ। उस अशरफ के ऊपर एक केस चला था। एक्चुअली वो अशरफ क्रिकेट में अच्छा खासा प्लेयर था। एक बहुत बड़ी टीम में उसका सिलेक्शन भी हुआ था। 2011 में एंटोनी और गीता ने उस अशरफ के ऊपर मर्डर केस डाल दिया। वो अशरफ जेल भी गया था। उसके बाद डिप्रेशन में आकर आत्महत्या कर लिया। तभी से वो सलीम पुलिस वालों पर बहुत ही गुस्सा होता है। जो भी उसकी दुकान पर जाता है पुलिस वालों के बारे में नेगेटिव बातें ही बताते रहता है। उसके बाद गीता के रिलेटेड भी कुछ कारनामों को दिखाया जाता है कि गीता ने भी अपने सर्विस में काफी सारे बेईमानी के काम किया था। पैसे वालों को बचाती, गरीबों को झूठे केस में फंसाती, काफी सारे मासूम लोग इसकी वजह से सफर हुए थे। उसके बाद सारे पुलिस वाले एक बंद पड़े पुराने हॉस्पिटल के पास जाने लगते हैं, जो उसी फॉरेस्ट एरिया में पड़ता है। मतलब एंटोनी और गीता किडनैप होने से पहले थोड़ी देर तक यहीं पर लोकेशन दिखाया था। तो वहाँ पर पुलिस वालों को एंटोनी और गीता के रिलेटेड कुछ चीजें मिलती है और इसी तरह कुछ खून के धब्बे भी होते हैं। ऐसा लगता है कि एंटोनी को यहीं पर मारा गया। जब ये लोग वापस लौटकर जा रहे होते हैं तो किसी रास्ते पर पुलिस वालों को एक थैला नजर आता है। उस थैले को ओपन करने पर गीता का सर होता है। उसके बाद दास वापस अपने पुलिस स्टेशन पर आकर एक कांस्टेबल से कहने लगता है कि एंटोनी और गीता ने जिन जिन केसों को डील किया वो सारे केस फाइल्स मेरे सामने लेकर आओ। बाद में दास एक इंसिडेंट के बारे में याद करने लगता है। कुछ दिनों पहले दास और कुछ पुलिस वाले 4 लोगों का एनकाउंटर करने के लिए जंगल में ले गए। मतलब आदिवासियों के रिलेटेड इन चारों ने आवाज उठाई थी, तो वही आवाज दबाने के लिए इन चारों को जंगल में लाकर 3 लोगों का एनकाउंटर कर देते हैं। जब मेन लीडर का एनकाउंटर करने वाले होते हैं तो वो बंदा इन लोगों से मतलब पुलिस वालों से बचकर भाग जाता है और भागते हुए उन पुलिस वालों से कहने लगता है कि सालो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, मैं वापस आकर बदला लूंगा। उस घटना के बाद वो बंदा कभी पुलिस वालों को नजर ही नहीं आया। पुलिस अभी भी उसकी तलाश कर रही है। उसके बाद वो कांस्टेबल दास के पास आकर कहने लगता है कि सर 2011 से एंटोनी और गीता ने 55 केसों को डील किया। दास कहने लगता है कि 2013 से जिन जिन केसों को डील किया वो सेपरेट करो। उसी वक्त दास ये देखता है कि वो जो राजू है ना, वो अपने फोन में
कुछ कर रहा होता है तो दास इस राजू पर शक करके इसका फोन मांगने लगता है। वो राजू कहने लगता है कि सर मेरी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन फिर भी दास उस राजू का फोन छीनकर चेक करने के लिए कहता है कि इसने पिछले 4 घंटों से किससे बात की, सब कुछ डिटेल्स निकालने के लिए कहता है। इसी दरमियान में वो बंदा नायर दोबारा इस पुलिस स्टेशन पर आता है। वही जो मूवी की स्टार्टिंग में एक पुलिस वाले को दिखाया था ना, वो बंदा। थोड़ी देर के बाद वही स्ट्रेंजर दोबारा इसी पुलिस स्टेशन को कॉल करने लगता है। कहने लगता है कि कैसे हो आप लोग, लगता है सारे लोग इसी पुलिस स्टेशन पर मौजूद है, अच्छा है मेरे लिए। चलो अब दोबारा कहानी पर आते हैं। इस तरह से एक और सिपाही की कहानी बताने लगता है, सेम उसी स्टाइल में। दास से कहने लगता है कि अब मैं तुमको 1 घंटा टाइम नहीं दूंगा, तुम इधर उधर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, मैं तुमको सिर्फ 10 सेकेंड दूंगा उस सिपाही को फाइंड आउट करने के लिए। इस तरह से उल्टी गिनती स्टार्ट करने लगता है, 10, 9, 8। उसी वक्त वो बंदा नायर दास पर ही गन पॉइंट आउट करने लगता है। फोन वाला बंदा कहने लगता है कि नायर वो दास तुम्हें भी ट्रैप कर देगा, फटाफट से शूट करो। एट द सेम टाइम दास भी नायर को ऑर्डर देने लगता है कि नायर ये तुम गलत कर रहे हो, फटाफट से अपनी गन को डाउन करो। लेकिन इसी दरमियान में एक और पुलिस वाला उस नायर को शूट करके मार देता है। अब इस घटना के बाद एक कांस्टेबल को सारे पुलिस वाले सिपाहियों की तरह नजर आने लगते हैं। अब हर एक पुलिस वाला डरा हुआ होता है कि पता नहीं उस बंदे का नेक्स्ट टारगेट कौन होगा। पहले एंटोनी, गीता, उसके बाद नायर। अब दास ने उस राजू के फोन को ट्रैक करवाया था ना, तो ये बात पता चलती है कि सच में राजू की बीवी की तबीयत ठीक नहीं, इसीलिए राजू अपनी बीवी से बात कर रहा था। इन हत्याओं का और राजू का कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद दास उस कांस्टेबल के पास आकर 2013 से लेते हुए 2016 तक इन लोगों ने जो फीमेल केसेस को डील किया, उन केसेस को सेपरेट करने के लिए कहता है। और इसी तरह इनके थोड़े कारनामे भी दिखाया जाता है कि इस पुलिस स्टेशन के कुछ पुलिस वालों ने काफी सारी लड़कियों को भी झूठे केसेस में फंसाया था, जैसे किसी लड़की को ड्रग्स केस में फंसाना, या तो फिर किसी लड़की के ऊपर अत्याचार हुआ था तो उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करवाना रिश्वत लेकर। खैर दास उन सारे फाइल्स को सामने रखकर ये सोचने लगता है क्या इनमें से कोई बंदा हमसे बदला ले रहा है। उसी वक्त एसपी वीडियो कॉन्फ्रेंस में आकर दास को बहुत डांटने लगता है कि तुम्हारे स्टेशन पर इतना सब कुछ हो रहा है और तुम अपने हायर ऑफिसर्स को एक बात भी इन्फॉर्म नहीं की। वो एसपी नायक नाम के एक पुलिस वाले को दास के पुलिस स्टेशन पर जाकर इंक्वायरी करने के लिए कहता है। और उसी वक्त वही स्ट्रेंजर दोबारा पुलिस स्टेशन को कॉल करता है। वो नायक उस बंदे से पूछने लगता है कि कौन हो तुम, क्या चाहिए तुमको। वो बंदा कहने लगता है, अरे सर आप भी आ चुके हो लाइन में, वेलकम टू द गेम। बस मैं इन लोगों के साथ हिस्ट्री का गेम खेल रहा हूँ, आप भी सुनिए डीवाईएसपी साहब। इस तरह से तीसरे सोल्जर के बारे में बताने लगता है कि उस तीसरे सोल्जर को किसी भी किस्म का ग्रीड नहीं था, लेकिन वो सोल्जर हमेशा अपने कमांडर को खुश करना चाहता था। वो कमांडर उस सिपाही को जो भी कहता वो करता जाता, चाहे वो चीज सही हो या तो फिर गलत। और वो सोल्जर और कोई नहीं, लालू है। मतलब ये लालू उसी पुलिस स्टेशन का एक कांस्टेबल होता है, एंटोनी का वफादार बंदा। कहने लगता है कि आधे घंटे के अंदर उस लालू को ब्रिज के पास भेजो, वरना अंजाम और बुरा होगा। शॉकिंगली इस पुलिस स्टेशन में जो भी पुलिस वाले होते हैं उनके सारे डिटेल्स उस स्ट्रेंजर के पास होते हैं, घर के एड्रेस के साथ। यह सुनने के बाद सारे पुलिस वाले अपने अपने घरों को फोन करके अपने फैमिलीज के बारे में पूछने लगते हैं कि वो सही सलामत है या नहीं, घर के पास कोई आया था या नहीं। बाद में डीवाईएसपी लालू से कहने लगता है कि लालू तुमको वहाँ पर जाना ही होगा, बहुत सारे जिंदगियों का सवाल है, तुम डरो मत, सारे पुलिस वाले तुमको कवर करते रहेंगे। इस तरह से उस बंदे को कैसे पकड़ना है वो प्लानिंग करने लगते हैं लालू को वहाँ पर भेजकर। कुछ पुलिस वाले जाने के बाद दास एक कॉलोनी पर आकर उन सारे लोगों को धमकाने लगता है कि तुम में से कौन बंदा मुझे डरा रहा है, धमका रहा है, फटाफट से सामने आ जाओ। बाद में पता चलता है कि इस कॉलोनी में के एक भी बंदे ने पुलिस स्टेशन को कॉल ही नहीं किया। डीवाईएसपी ये चीज जानकर दास को फटाफट से वापस पुलिस स्टेशन पर जाने के लिए कहता है। सो दास दोबारा अपने पुलिस स्टेशन पर आकर पुराने केसेस को दोबारा रेफर करने लगता है। अब वॉकी टॉकी के जरिए से वो पुलिस वाले कांटेक्ट में ही रहते हैं, तो आवाजों से ये बात पता चलती है कि उस लालू को किडनैप कर लिया गया। उस ब्रिज के पास लालू अकेला ही गया था, बाकी पुलिस वाले थोड़ी दूरी पर थे, तो इसी गैप में उस बंदे ने लालू को किडनैप कर लिया। थोड़ी देर के बाद वही स्ट्रेंजर दोबारा पुलिस स्टेशन को कॉल करता है। कहने लगता है कि अरे दास सर, मैंने सोचा था कि तुम भी यहाँ पर आओगे, लेकिन तुम नहीं आए, वरना मैं तुम दोनों को एक साथ किडनैप कर लेता। और वैसे लास्ट टाइम उसकी आवाज सुनो। इस तरह से लालू की आवाज सुनाकर मार देता है। दास को बहुत गुस्सा आता है। वो बंदा दास से कहने लगता है कि तुम लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी,
इस तरह से एक डेट और ईयर बोलने लगता है, अगस्त 6, 2015। बाद में दास उस साल की फाइल को चेक करने लगता है कि उस टाइम इन्होंने कौन से केस को डील किया था। सो सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। एक दिन जब वो एंटोनी बाइक के जरिए से कहीं पर जा रहा होता है तो एक स्कूल वाली लड़की एंटोनी से लिफ्ट मांगने लगती है क्योंकि इसकी बस छूट गई। तो इस लड़की को देखकर एंटोनी के दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आता है। पहले तो उस बच्ची को स्कूल ड्रॉप करने के बजाय गीता को किसी जगह पर बुलाता है। एक्चुअली एंटोनी ये प्लान करता है कि इस बच्ची के बैग में ड्रग्स के पैकेट रखकर इसके फादर को फोन करके रिश्वत मांगेंगे। सो ड्रग्स की पैकेट गीता को देकर उस बच्ची को देने के लिए कहता है। तो गीता कोल्ड ड्रिंक में वो ड्रग्स मिलाकर उस बच्ची को पिला देती है। थोड़ी देर के बाद उस बच्ची को बहुत सारा नशा चढ़ जाता है और इसी हालत में उस बच्ची की भी मौत हो जाती है ओवरडोज की वजह से। बाद में इन पुलिस वालों ने सुसाइड का नाम बोलकर इस केस को क्लोज कर दिया। एक झूठे आई विटनेस को भी बनाया होता है इन लोगों ने कि वो बच्ची ड्रग्स ले रही थी। तो मूवी के स्टार्टिंग में इसी विटनेस को कुछ लोगों ने मार दिया था गला काटकर। खैर मूवी के स्टार्टिंग में एक बूढ़े बंदे को अरेस्ट किया होता है ना, तो गाड़ियों की पंचर करा होता है। तो दास उस बंदे को लॉकअप से बाहर निकालकर बहुत मारने पीटने लगता है। एक्चुअली यही बंदा उस स्ट्रेंजर को इन्फॉर्मेशन देते रहता है लॉकअप में रहकर। दास इस बंदे को बहुत मारते पीटते हुए पूछने लगता है कि बताओ तुम्हारे साथ और कौन कौन है, कहाँ पर है। इसी दरमियान में वो बूढ़ा बंदा दास को गन लेकर मार देता है। यह देखकर दूसरा कांस्टेबल इस बंदे को गोली मार के मार देता है। एक्चुअली दास, एंटोनी, गीता, लालू और नायर के हाथ जो जो लोग पीड़ित हुए होते हैं वो सारे लोग इकट्ठा होकर इन लोगों को मारने का प्लान बनाया। उसके बाद सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है जहाँ पर वही DYSP इस पुलिस स्टेशन के पास आकर मीडिया वालों को इस सारी घटना के बारे में बताने लगता है कि इस पुलिस स्टेशन में कितने लोगों की मौत हुई और अभी भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। इसके पीछे जो भी हो हम उन लोगों को पकड़ कर ही रहेंगे। फाइनल सीन में उस बच्चे की फैमिली को दिखाया जाता है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।